एपिसोड 63 जिद्दी लड़की। अनन्या को अरशद की चिंता हो रही थी। वो बस जल्द से जल्द अरशद को मिलना चाहती थी। इसी जल्दबाजी में उसे ध्यान नहीं दिया कोई उसका पीछा कर रहा है। वो शख्स कोई और नहीं ईशान था। उसने अनन्या को एक ब्लैक रेंज रोवर में बैठते देखा। वो हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी अनन्या रेंज रोवर में कॉलेज आती है। वो आगे जाना चाहता था लेकिन पता नहीं कहाँ से वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गई और उसका रास्ता रोक लिया। सर, आप आगे नहीं जा सकते। इस पर ईशान ने कहा, क्यों नहीं जा सकता? मत भूलो यह कॉलेज कपूर फैमिली का है। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब हटो मेरे रास्ते से। सॉरी सर, लेकिन आप उस तरफ नहीं जा सकते। ईशान ने उन्हें गुस्से से देखा, उन पर चिल्लाया, धमकी तक दे डाली, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तस से मस नहीं हुए। आखिरकार अनन्या की कार वहां से चली गई और ईशान कुछ नहीं कर पाया। उसके पास एक अच्छा मौका था जिसे उसने इन सिक्योरिटी गार्ड की वजह से खो दिया। एट द लास्ट में उसने सोचा उससे कार का नंबर याद कर लिया होता। वही कार के अंदर अनन्या को बार बार किसी का नंबर डायल करता देख रघुवीर ने पूछा, अनन्या क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रही हो और तुम किससे कॉल कर रही हो? अनन्या ने नंबर डायल करते हुए ही कहा, अरशद को। क्या तुम्हारी उससे बात हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? तो रघुवीर ने पूछा। वहीं अनन्या ने हताश होकर फोन साइड में रख दिया। अरशद का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। उसने उदास होकर कहा, तुमने न्यूज़ नहीं देखी? वो हिडन बिजनेसमैन जिसे क्वीन लारा मारने की कोशिश कर रही है, वो कोई और नहीं अरशद ही है। क्या तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। रघुवीर ने उम्मीद नहीं की थी अनन्या इस बात का अंदाजा लगा लेगी, पर बात चाहे जो भी हो वो उसे परेशान होता नहीं देख सकता था। वो बोल, अगर बॉस का कॉल नहीं लग रहा तो तुम डेनियल, श्याम अंकल या फिर केशव को भी कॉल कर सकती हो। यह सुनते ही अनन्या की आंखें चमक उठी। अरशद के बारे में सोचते हुए वो बाकी सबको तो भूल ही गई। उसने डेनियल का नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद ही डेनियल ने कॉल पिक कर लिया। अनन्या ने जल्दी से अरशद के बारे में पूछा। डेनियल ने कहा, बॉस अभी एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वो जैसे ही बाहर आएंगे मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। डेनियल खुद भी बिजी था, इसलिए उसने ज़्यादा बात ना करते हुए फ़ोन रख दिया। वो लोग जल्द ही विला पहुंच गए। अनन्या फ्रेश होकर बालकनी में आ गई। उसके हाथ में एक नोटबुक और कुछ डिफरेंट तरह की 4-5 पेंसिल थी। क्योंकि उसका मन अशांत था, इसलिए वो ज्वेलरी डिज़ाइन करने की बजाय बालकनी में रखे फ्लावर पॉट की स्केचिंग करने लगी। करीब आधे घंटे बाद उसका फ़ोन बजा। यह कॉल अरशद का था। ये देखकर वो खुश हो गई और जल्दी से कॉल पिक करते हुए बोली, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? अरशद ने पहले ही रघुवीर से बात कर ली थी और अभी उसे सिचुएशन का अंदाजा था। उसने अनन्या को बताया वो ठीक है और जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन अनन्या नहीं मानी। वो शुरू से उसके साथ ही रही थी और अक्सर उसके साथ बाहर जाया करती थी। अब जब वो 2 दिन वीकेंड था और उसके पास कुछ काम नहीं था करने को, तो वो जिद करते हुए बोली, तुम कहाँ हो? मुझे भी तुम्हारे पास आना है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी और पहले ही तरह ही रूम में ही रहूँगी। दूसरी तरफ से अरशद ने कहा, नहीं आन्या, तुम यहाँ नहीं आ सकती और जब मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अनन्या उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन अरशद ने पहले ही कॉल कट कर दिया था। अनन्या को गुस्सा आ रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, ठीक है, अगर वो नहीं चाहता मैं उसके पास जाऊँ तो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। मुझे क्या पड़ी है उसके पास जाने की? मैं क्यों उसकी परवाह कर रही हूँ? वो अकेला थोड़ी ना है, उसके साथ बहुत से बॉडीगार्ड है, डेनियल भी है, श्याम अंकल है, बहुत सारे लोग हैं। फिर उसे मेरी क्या ज़रूरत है? मैं यही रहूँगी। जो मन करेगा वो करूँगी, जो मन करेगा वो खाऊँगी पीऊँगी और किसी की बात नहीं सुनूंगी। फिर तो उसे वापस आना ही पड़ेगा। वही खाने का नाम सुनकर उसे उबली हुई सब्जी याद आई। वो अकड़ में खड़ी होते हुए बोली, जब उसे बातों की परवाह नहीं है तो मैं उसके शब्दों की परवाह क्यों करूं? मेरी लाइफ में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अगर कोई नहीं देगा तो मैं बनाकर खा लूँगी। फिर तो अरशद को वापस आना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में विला का माहौल एकदम से चेंज हो गया। अनन्या जबरदस्ती किचन में चली गई और शेफ को रेस्ट करने को बोल दिया और खुद कुकिंग करने लगी। शेफ और बटलर ने उसे रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन उसने यह कहकर उनकी बात को इग्नोर कर दिया कि उसे पहले से ही ये सब आता है। सिंघानिया पैलेस में वही अरशद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया करती थी।
रघुवीर जैसे ही विला वापस आया उसे यह बात पता चली। उसने गुस्से में मेड को देखा। मेड ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने अनन्या को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अनन्या ने उनकी एक नहीं सुनी। रघुवीर ने तीखी नजरों से किचन में खड़ी अनन्या को देखा। वो बस कुछ समय के लिए विला से बाहर गया था और यहाँ इस लड़की ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। वो अनन्या को डांटते हुए बोला, अनन्या बस बहुत हुआ, अभी के अभी किचन से बाहर निकलो। तुम्हें यह सब खाने की परमिशन नहीं है। क्या तुम्हें एक बार में किसी की बात समझ नहीं आती? अनन्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर रघुवीर को देखा और बोली, हाँ, लेकिन 1-2 दिन खाने से कुछ नहीं होता। मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगी। इस पर रघुवीर ने कहा, थोड़ा हो या ज्यादा, तुम्हें यह सब नहीं खा सकती। चलो बाहर निकलो। लेकिन अनन्या कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। वो भोली और मासूम सिर्फ बाहर वालों के लिए थी। वो बेधड़क किचन में खड़ी रही। बटलर और शेफ किचन में कोनों में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। इस बार रघुवीर लगभग चिल्लाते हुए बोला, अनन्या, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अभी इस वक्त किचन से बाहर निकलो। इस बार अनन्या ने भी आंखें सिकुड़कर रघुवीर को देखा और बोली, रघुवीर भाई, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब मैं सिर्फ अनन्या नहीं हूँ, अनन्या अरशद सिंघानिया हूँ, आपकी लेडी बॉस। इसलिए मुझे नहीं, आपको मेरी बात माननी चाहिए। तुम रघुवीर ने अपने दांत पीस लिए और उसके पास जाते हुए उसने गैस ऑफ कर दिया। अनन्या ने भी गुस्से में रघुवीर को देखा। वो कुछ बोलती, रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए लिविंग रूम में सोफे तक ले आया। सब लोग हैरान होकर यह सब देख रहे थे। वहीं अनन्या ने नाराजगी से रघुवीर को देखा। गुस्सा उसकी नाक पर चढ़ा था। अरशद की परछाई लग रही थी। रघुवीर अभी भी गुस्से में था। उसने अनन्या को देखा और सोचा, अगर यह बात उसके गले से जुड़ी ना होती तो उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता। असल में उसे भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता था। वो बोला, लगता है इस बार की दवा कुछ ज़्यादा ही असरदार है, इसलिए तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। यह सुनकर अनन्या को सडनली रियलाइज हुआ, सच में वो पिछले कुछ दिनों से पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी थी। हालांकि उसके गले में अभी भी दर्द होता था, लेकिन उतना नहीं जितना वो पहले सहती थी। क्या इसका मतलब वो जी भर के बोल पाएगी? इस बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रघुवीर को लगा वो फिर से कोई खुराफाती आइडिया सोच रही थी, इसलिए वो पहले से ही वार्न करते हुए बोला, अनन्या, मैं उम्मीद करता हूँ इस बार तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगी, वरना मैं बॉस को सब बता दूंगा। फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। क्या वो उसे धमकी दे रहा था? लेकिन वो भी तो यही चाहती थी। अगर अरशद को उसकी हरकतों के बारे में पता चलता तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। इस बारे में सोचते हुए उसने एक बार फिर रघुवीर को देखा और नाराज होकर मुंह फुलाकर वहीं सोफे पर बैठ गई। रघुवीर ने फोन ऑन किया। उस पर एक मैसेज आया था, जिसे देखते हुए वो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने अनन्या को देखा और बोला, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में तुम कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करोगी। अनन्या ने बस उसे देखा और कुछ नहीं कहा। बाद में उसने मेड, बटलर और शेफ से माफ़ी मांगी। पहले सभी को लगा था वो जिद्दी और बदतमीज है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला वो बस थोड़ी ही जिद्दी है और यह नॉर्मल भी है। जब हमें कोई ज़्यादा लाड़ प्यार करता है तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है और फिर वही इंसान हमें इग्नोर करता है तो हम उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए थोड़ी जिद दिखाते हैं।